इस पेंटिंग को कभी मत खोलना। ये खून से बनी है और शापित है। अगर ऐसा किया तो तबाही आ जाएगी। ऋषि ने वो 40 साल पुराना खत पढ़ा जो उसे अपनी दादी के सीक्रेट रूम से मिला था, जहां वो खुद आज 25 सालों बाद आया था। हालांकि अब उसकी दादी जिंदा नहीं थी और ये कमरा दादी के जीवित रहते कभी खुल भी नहीं पाया, सिवाय दादी के किसी और को अंदर जाने की मनाही थी। बचपन से ही ऋषि को इस कमरे को लेकर उत्सुकता होती थी, पर वो कुछ कर नहीं पाता। आज इतने सालों बाद जब वो अपने परिवार के साथ अपने पैतृक गांव आया तो अचानक उसे इस बंद कमरे का ध्यान आया और ऊपर बेहद ही नजरों से बचकर रखी एक लोहे के संदूक में उसने ढूंढ निकाला, जिसमें एक दुखी आदमी की मुंह खुली पेंटिंग बनी हुई थे जो पूरी तरह से सील हुई थी और लाल रंग की थी। उसी के पास ऋषि को वो चिट्ठी मिली थी जिसे अभी अभी उसने पढ़ा था। ये सब बकवास और अंधविश्वास है। भला इतनी लाजवाब पेंटिंग शापित कैसे हो सकती है? वो उस पेंटिंग को देखकर मन ही मन बोला और उसने उसे खोल दिया और लाकर अपने ड्राइंग रूम में लगा दिया। ऋषि की पत्नी ने भी उसे मना किया, पर उसने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। पिछले कुछ दिनों से ऋषि को उसके घर में अजीब सी मनहूसियत का आभास हो रहा था। आज सुबह ही उसका 12 साल का बेटा अचानक ही सीढ़ियों से गिर पड़ा। उसे चोट आई। इस वक्त वो हॉस्पिटल में भर्ती था। ऋषि को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ अचानक ये क्या हो रहा है। आज अमावस्या थी और आज ऋषि अकेला था, क्योंकि उसकी पत्नी उसके बेटे के लिए अस्पताल में रुकी हुई थी। आधी रात का समय था। ऋषि अपने कमरे में सो रहा था कि तभी उसे किसी आदमी के सिसकने और रुदन भरे स्वर में रोने की आवाज़ें सुनाई पड़ी। वो आवाज़ इतनी तीक्ष्ण थी कि ऋषि का मन घबराने लगा। वो उठकर अपने कानों को दोनों हाथों से रखते हुए आवाज़ की दिशा में जाने लगा। जैसे जैसे वो ड्राइंग रूम के करीब जा रहा था, वैसे वैसे आवाज़ और भी भयानक होती जा रही थी और आखिर ऋषि उस आवाज़ तक पहुंच ही गया और साथ में उसकी रीढ़ की हड्डियों में भी कंपन जाग उठी। वो इस वक्त ठीक उस पेंटिंग के सामने खड़ा था और अब वो पेंटिंग वाला आदमी अब पूरी तरह से भयानक रूप से रुदन करता हुआ रो रहा था। उसका फैला हुआ मुंह और भी बड़ा और बड़ा होता जा रहा था और उस पेंटिंग के आदमी की नज़र जैसे ही ऋषि पर पड़ी वो चुप हो गया और फिर एक भयानक अट्ठास उस घर में गूंजा। वो भयानक आदमी बोला, तेरे दादा ने शक्तिशाली बनने के लिए अपने खून से मुझे बनाया था ताकि मेरे माध्यम से वो लोगों को सम्मोहित कर सके और उनकी बलि देकर खुद इस दुनिया में राज कर सके। लेकिन वो भूल गया कि अब मैं जागृत हो चुका था और हर अमावस्या को मुझे खून की लालच लगती है। पर वो मेरी खून की प्यास बुझाने में नाकामयाब रहा और बदले में मैंने उसे मारकर उसके खून से अपनी प्यास बुझाई। पर मैं इधर नहीं रुका। मेरी प्यास बढ़ती ही गई और मैं लोगों को सम्मोहित करता गया। जिसने मेरी तस्वीर अपने घर में लगाई, मैंने उन सभी को सम्मोहित करके उनके खून से अपनी प्यास बुझाई और मेरी तस्वीर का रंग दिन पर दिन और लाल होता गया। एक दिन तेरी दादी को इस रहस्य के बारे में पता चल गया और उसने मुझे मंत्रों से बांधकर हमेशा के लिए इस चित्र में ही कैद कर दिया। वो कुटिलता से हंसा, फिर बोला,
आज उसी के वंशज ने मुझे फिर से आज़ाद कर दिया। अब मैं फिर से अपनी खून की प्यास बुझा पाऊंगा। कहते हुए उसने अपना खून से भरा हुआ एक हाथ उस पेंटिंग में से बाहर निकाल लिया और ऋषि को उस पेंटिंग के अंदर खींच लिया। कुछ ही देर में उस पेंटिंग पर से खून की झड़ी गिरने लगी और फिर वही खून एक जगह सिमटकर उस पेंटिंग का रंग और भी लाल हो गया। 2 दिन बाद जब उसकी पत्नी घर आई तो ऋषि उसे कहीं नहीं दिखाई पड़ा। किसी अनहोनी की आशंका के लिए उसकी पत्नी का ध्यान उस पेंटिंग पर गया जिस पर लाल रंग चमक रहा था, जैसे अभी अभी ही उसे रंगा गया हो। उसे उस चिट्ठी का ध्यान आया। वो समझ चुकी थी कि ऋषि अब कभी नहीं आएगा। वो जानती थी कि अगर उसे अपनी और अपने बेटे की जान बचानी है तो उस पेंटिंग को तुरंत ही हटाना होगा। वो आने वाली अमावस्या से पहले ही उस पेंटिंग को हटा देना चाहते थे। उसने तुरंत उस पेंटिंग को वहाँ से हटाया और उसे वापस से सील बंद करके उसी संदूक में रख दिया और उस कमरे को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। कुछ दिन बाद वो अपने बेटे के लिए वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली गई। कुछ दिन बाद ऋषि की पत्नी और उसका बेटा रहस्यमयी रूप से अपने फ्लैट पर ही मृत पाए गए और उनके कमरे की दीवार पर वही पेंटिंग लगी हुई थी। ऋषि की पत्नी ने हड़बड़ी में उसे सील बंद तो कर दिया था, पर वो मंत्र का धागा बांधना भूल गई और वो पेंटिंग वापस से आज़ाद हो चुकी थी। और उनका पीछा करते करते वो उन दोनों तक आ पहुंची और उन्हें भी ख़त्म कर दिया। अब उस खूनी पेंटिंग का खेल फिर शुरू हो चुका था। ऋषि की दादी ने सही ही कहा था, ये पेंटिंग तबाही ला सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। रवि को एक बार एग्ज़ाम देने राजस्थान जाना पड़ा। ऑनलाइन होटल बुक करने पर सिर्फ एक ही होटल में रूम मिल रहा था, एलिना होटल। विचित्र बात थी, उस होटल के कोई रिव्यू नहीं थे। समय की कमी को देखते हुए उसने होटल बुक कर दिया। ट्रेन रात के 11 बजे पहुंची। स्टेशन के बाहर खाना खाने के बाद उसने होटल के लिए रिक्शा या टैक्सी करनी चाहिए। कोई उस रोड पर जाने को तैयार नहीं था। एक रिक्शा वाला तैयार हुआ। देखो, मैं आपको उस होटल से कुछ पहले ही उतार दूंगा, उसके बाद आपको खुद ही जाना होगा। इतने पर बात बन गई। रवि रिक्शा पर बैठ गया। क्या बात है, कोई उस रोड पर जाना नहीं चाहता? सब मना कर रहे हैं। साहब, आप नए लगते हैं शहर में, आपको कुछ पता नहीं। क्या पता नहीं? कुछ नहीं। आप उस गली से सीधा जाइए और दाईं तरफ आपका होटल होगा। वो लोग वहाँ पहुँच चुके थे। रवि होटल में पहुँचा। सुनसान इलाका था। रिसेप्शन पर बैठे एक लड़के ने बोला, आप रवि होंगे जिन्होंने ऑनलाइन बुकिंग की थी? जी हाँ, मैं ही हूँ। अच्छा, आपका रूम नंबर 105 ये रहा। और हाँ, रात में अगर कुछ सुनाई दे तो उठना नहीं बस। कैसे उठेंगे भाई, इतना थके जो है। आपने आईडी वगैरह कुछ नहीं मांगी? कोई ज़रूरत नहीं है क्या? नहीं, काम हो जाएगा इसी से। रवि रूम नंबर 105 में गया। रात के 12 बज चुके थे। तभी वो बिस्तर पर सोने गया। उसने इधर उधर देखा। सुनसान इलाका, कमरे भी ज़्यादातर खाली ही थे। जैसे ही वो गहरी नींद में था, अचानक उसे पायल के छनछनाने की आवाज़ आई। तो कभी उसे ऐसा लगता कि कोई उसके कमरे की तरफ दौड़ रहा है, लेकिन उसे रिसेप्शन पर कहे लड़के की बात याद आ गई कि रात में उठना नहीं। वो चुपचाप सो गया।
अगली सुबह उठा और जाने के लिए तैयार हो गया। वो नीचे खाने के लिए होटल के रिसेप्शन पर बात करने गया। क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? जी सर, बिल्कुल। रात में मुझे पायल की आवाज़ आ रही थी। क्या कोई टीवी वीवी ऑन था क्या, या फिर कुछ और? रिसेप्शन वाले ने कोई जवाब नहीं दिया। सर, आपका नाश्ता तैयार है। रवि खाने की टेबल पर बैठ गया। कुछ देर उसने खाना खाया, जिसके बाद वो एग्ज़ाम देने सेंटर पर निकल गया। जब एग्ज़ाम सेंटर पर गया तो उसकी आईडी मांगी गई। अरे ये क्या, आईडी कार्ड कहाँ गया? लगता है होटल में ही कल छोड़ आया। उसके पास 2 आईडी थे। उसने दूसरी आईडी दिखाई और एग्ज़ाम देने चला गया। ट्रेन रात की थी। उसने सोचा एग्ज़ाम देने के बाद उस होटल जाकर आईडी लेकर फिर स्टेशन चला जाएगा। 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम देने के बाद उसी होटल पर वो आ गया। शाम के 6 बज चुके थे। होटल पहुंचते ही उसने रिसेप्शन पर अपनी आईडी मांगी, तो इस पर उस लड़के ने कहा, सर मैं आपको आपके आईडी के बारे में याद दिलाने ही वाला था, ये लीजिए। रवि ने अपनी आईडी ली और उस होटल से निकलने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि जैसे फिर से उसके कानों में पायल की आवाज़ टकराई हो। उसने अपनी घड़ी की ओर देखा तो पाया कि ट्रेन के समय में अभी वक्त है। वो वापस उस रिसेप्शन वाले लड़के के पास गया और उसने पूछा, अच्छा, सुबह जब मैंने पूछा कि यहाँ पायल की आवाज़ आती है तो आपने कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ पर ऐसा क्यों होता है? कल रात को मैं लगातार पायल की आवाज़ सुन रहा था। इस पर वो लड़का रवि की बात को सुनकर जैसे अनसुना सा कर दिया और उस लड़के ने फिर कहा, सर आपको जाना चाहिए, आपकी ट्रेन छूट जाएगी। इस पर रवि ने कहा, नहीं, मेरी ट्रेन में अभी वक्त है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? पायल की आवाज़ आप अगर बताना नहीं चाहते तो छोड़ दीजिए। जिस पर उस लड़के ने कहा, सर बहुत लंबी कहानी है। जिसके बाद रवि ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे पास भी काफ़ी समय है। जिसके बाद उस लड़के ने बताना शुरू किया। रॉबर्ट और जोसेफ बहुत अच्छे दोस्त हैं। जोसेफ इस होटल का मालिक था। रॉबर्ट को भी वो यहीं पर काम पर रखता था, मतलब कि बिल्कुल एक पार्टनर जैसा। दरअसल इस होटल का असली मालिक जोसेफ ही था। उसकी इकलौती लड़की थी, उसका नाम एलिना था। जोसेफ और रॉबर्ट में घनिष्ठ दोस्ती थी। अपने काम और चतुराई से रॉबर्ट ने जोसेफ के दिल में अपने लिए एक खास जगह बना ली और उसका विश्वास पात्र बन गया। जोसेफ रॉबर्ट पर बेहद भरोसा करता था। कभी कभी तो जोसेफ विश्वास के कारण कंपनी के मुख्य काम रॉबर्ट को ही सौंप देता था। तब जोसेफ की लड़की इतनी बड़ी और सयानी नहीं हुई थी कि वो कंपनी का काम देख सके। इसलिए रॉबर्ट को जोसेफ ने अपने सह मैनेजर के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया हुआ था। अचानक किसी घातक बीमारी के चलते जोसेफ रॉबर्ट को अपने घर बुलाकर अपनी पत्नी और बेटी के सामने उससे अपनी कंपनी की कुछ ज़रूरी बातें करता है। जोसेफ रॉबर्ट से कहता है, देखो जोसेफ, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और मेरे साथ मिलकर तुमने बहुत काम भी किया है, इसलिए तुम्हें मेरे काम का एक अच्छा तजुर्बा भी हो गया होगा। मैं अपनी बेटी एलिना को इस होटल का भार सौंप रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि एलिना होटल के काम के बारे में इतना ज़्यादा नहीं जानती जितना कि तुम जानते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम इस होटल को चलाने में मेरी बेटी की मदद करो। रॉबर्ट, अब से मेरी बेटी कंपनी के मालिक है और तुम्हें एलिना के साथ बिजनेस को आगे बढ़ाना है। रॉबर्ट जोसेफ का हाथ पकड़कर उससे कहता है, तुम चिंता मत करो जोसेफ, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूँगा। ये सुनकर जोसेफ के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। रॉबर्ट दोहरे चरित्र का आदमी था।
लेकिन जोसेफ को फिर भी उसकी बातों पर ज़रा भी शक नहीं होता। जोसेफ अपनी बात रखकर निश्चिंत हो जाता है। जोसेफ की हालत ज़्यादा खराब होने की वजह से उनकी जगह उनकी बेटी एलिना होटल का भार संभालती है, जिसमें रॉबर्ट के उसके साथ भी शामिल था। कुछ महीनों तक कंपनी का कार्यभार संभालने के दौरान ही एलिना के पिताजी यानी कि जोसेफ गुजर गए। आखिर रॉबर्ट जैसा चाहता था वैसा ही हुआ। तब तक एलिना भी रॉबर्ट की मदद से कंपनी का सारा हिसाब किताब समझ चुके थे और वो अपने होटल के मुख्य काम अब रॉबर्ट को ना देकर खुद ही निपटा लेते थे। इससे रॉबर्ट को ये बात खल रही थी कि एलिना अब कंपनी का कोई भी मुख्य काम उसे नहीं सौंपती और खुद ही निपटा लेती है। मतलब कि वो उसे अब होटल के आधे हिस्से का भागीदार नहीं बनाना चाहती और वो उसे नीचे ही रखना चाहती है, जबकि एलिना ऐसा कुछ भी नहीं सोचती थी। वो एक सकारात्मक सोच की लड़की थी। वो होटल के काम ज़्यादा भार किसी और पर नहीं छोड़ना चाहते थे और फिर जो भी काम वो अच्छे से खुद कर सकती है उसे वो दूसरे से क्यों कराए। अपने दोस्त जोसेफ के मरने के बाद रॉबर्ट को उसकी कंपनी हड़पने का लालच आ जाता है। कई दिन गुजर जाते हैं। रॉबर्ट के लालच की लालसा बढ़ती जाती है। फिर एक दिन वही होता है जो होना था। रॉबर्ट एलिना को इसी होटल में बेरहमी से मार डालता है और फिर उसकी लाश को इस होटल के एक दीवार के पीछे चुनवा देता है। हालांकि उसके कई दिनों के बाद रॉबर्ट पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है। पुलिस की जांच पड़ताल के दौरान उसने सारा कुछ कबूल लिया और फिर उसे जेल हो गई। मगर कहते हैं कि तभी से इस होटल एलिना में एलिना की आत्मा भटकती रहती है। रिसेप्शन वाले लड़के की पूरी बात सुनकर मुझे समझ आया कि कल रात वो पायल की आवाज़ किसकी थी। जिसके बाद मैंने वहाँ से अपना सामान उठाया और सीधे स्टेशन पहुँचा। ट्रेन पकड़कर अपने घर के लिए रवाना हो गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।